हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम बच्चों पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है अल्काइल हैलाइड की। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, SN1 और SN1 और SN2 मैकेनिज्म से ये चलता है। इसके पूरे मैकेनिज्म को समझेंगे, मैकेनिज्म के पीछे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उससे क्या फर्क पड़ता है, पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री को समझेंगे। और इस पूरे लेक्चर के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म और पूरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अल्काइल हैलाइड का आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं कह रहा हूं जी, हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, उसकी सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि नाम कह रहा है, इसका नाम क्या कह रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, उसने क्या करनी है, सब्स्टिट्यूशन करनी है अल्काइल हैलाइड के अंदर और हैलाइड हमारी बाहर चली जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा रिएक्शन है। ठीक है, अब हमें पता है, कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए इससे पहले। न्यूक्लियोफाइल क्या स्पीसीज होती है, न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीसीज होती है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल हम उन रिएजेंट को कहते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उनको क्या चाहिए, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव न्यूक्लियस कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियो लविंग या न्यूक्लियस लविंग। तो न्यूक्लियोफाइल है जिनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हैलाइड को सब्स्टिट्यूट करके खुद अटैच हो जाते हैं। उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों, हमें पता है एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, और जो अल्काइल हैलाइड का RX का बॉन्ड है, X हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हैलाइड जो हेलोजन है वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगी अपनी तरफ। एक बॉन्ड का जो दो इलेक्ट्रॉन को खींचेगी अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन की खींचेगी अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, या बॉन्ड जो पोलर बॉन्ड बना है, RX का जो बॉन्ड जो पोलर होता है, यही बेसिस है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए। यही बेसिस है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की जगह मिल गई, न्यूक्लियोस को तो पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SR पॉजिटिव पे, और X नेगेटिव हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है। X नेगेटिव पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाता है हमारे पास, और R के साथ अटैच हो जाता है न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा रिएक्शन चलता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो। न्यूक्लियोफाइल कोई भी स्पीसीज हो सकती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने इसको क्यों कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी क्यों कहा, क्योंकि इससे हमें वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं। बहुत सारे, बहुत हद से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। हमारे पास RX अल्काइल हैलाइड है, जितने भी ये रिएक्शन मैंने लिख रखे हैं, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। हम इससे अल्कोहल भी बना सकते हैं, ईथर भी बना सकते हैं, अल्काइल आयोडाइड बना लीजिए, अमीन, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ईस्टर, कुछ भी, बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम इससे बना सकते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है अल्काइल हैलाइड की। ये पूरे इसके रिएक्शंस हैं। ठीक है, अब ये तो बात समझ आ गई, हमें बेसिक समझ आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया हैलोजन को अल्काइल हैलाइड के अंदर से, हैलोजन निकल गई, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। वो न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। वो OH भी हो सकता है तो अल्कोहल बनेगा, OR भी हो सकता है तो ईथर बनेगा। इस तरह से अमीन बन सकती है, नाइट्राइल बन सकती है, ईस्टर बन सकता है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, जहां तक बात होगी क्लियर। अब आ जाते हैं इसके मैकेनिज्म की। अगर बात करें, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलते हैं वो दो मैकेनिज्म से चलते हैं बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2 मैकेनिज्म। बारी बारी इन मैकेनिज्म को समझेंगे। इनको SN1 क्यों कहा जाता है, SN2 क्यों कहा जाता है, इन मैकेनिज्म को SN2 क्यों कहा जा रहा है, SN1 क्यों कहा जा रहा है, उनका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, अब तक हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक जनरल आइडिया हमें समझ आ गया कि वो क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, और इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। तो बारी बारी अब हम पहले SN2 मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं, किस तरह से रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जब भी अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो रिएक्शन तो सेम रहेगा,
रिएक्शन तो वही रहेगा, एक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, RX लगे अल्काइल हैलाइड होगा, उससे अटैक करके न्यूक्लियोफाइल R के साथ अटैच होगा और X हेलोजन जो है हमारी बाहर निकल जाएगी, हेलोजन जो है हमारी बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन तो मेरे पास यही रहेगा, रिएक्शन मेरे पास यही रहेगा, पर इसका मैकेनिज्म SN2 में अलग है और SN1 में मैकेनिज्म अलग अलग है। अब इन दो मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं SN2 की, SN2 की। अब इसका नाम है SN2। SN2 क्यों इसका नाम पड़ा? S से मेरे पास मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N से मेरा मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, कॉमन है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर ही रहा है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन कर ही रहा है। पर SN2 और SN1, 2 और 1 का डिफरेंस है। तो 2 मेरे लिए स्टैंड करता है बच्चों बायोमोलिक्यूलर, 2 मेरे लिए स्टैंड करता है बायोमोलिक्यूलर। अब ये बायोमोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? SN2 मेरे पास है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, 2 का मतलब है बायोमोलिक्यूलर। बायोमोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? बायोमोलिक्यूलर का मतलब है जी जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाएगा, बायोमोलिक्यूलर मैकेनिज्म से जाएगा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा बाई मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल्स पे। दो मॉलिक्यूल ही है यहाँ पे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में दोनों जो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, क्या क्या यूज हो रहे हैं? हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 मैकेनिज्म में पहली बात हमें क्या पता चली कि 2 का मतलब क्या होता है? SN कॉमन है दोनों में, SN2 और SN1 में SN कॉमन है। 2 का मतलब समझा, 2 का क्या मतलब? 2 का मतलब बायोमोलिक्यूलर। बायोमोलिक्यूलर का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करती है दोनों मॉलिक्यूल्स पे। रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करती है दोनों रिएक्टेंट पे या दोनों मॉलिक्यूल्स पे जो रिएक्ट कर रहे हैं। दो मॉलिक्यूल कौन से रिएक्ट कर रहे हैं? RX और न्यूक्लियोफाइल। तो इनकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है दोनों के कंसंट्रेशन पे, दोनों के कंसंट्रेशन पे। इसलिए हम इसे SN2 मैकेनिज्म कहते हैं, इसलिए इसका नाम SN2 मैकेनिज्म पड़ा है। अब ये मैकेनिज्म चलता किस तरह से है? चलता किस तरह से, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास है CH3Br, मेरे पास है CH3Br, अल्काइल हैलाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, CH3Br। तो जब मेरे पास कोई सपोज न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ठीक है, OH नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा अगर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, SN2 रिएक्शन से अगर ये मैकेनिज्म प्रोसीड हो रहा है तो ये सिंगल स्टेप में जाता है। बायोमोलिक्यूलर तो है, रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगी, पर जाएगा सिंगल स्टेप में, जाएगा सिंगल स्टेप में। क्या होगा इस रिएक्शन में बच्चों? क्या होगा? जो OH नेगेटिव है वो अटैक करेगा CH3 के ग्रुप कार्बन के ऊपर और Br निकलेगी साइमल्टेनियसली, Br निकलेगी एक ही साथ। ऐसे ना कोई एक पहले अटैक कर रहा है और दूसरा निकल रहा है, पहले अटैक कर रहा है और दूसरा निकल रहा है, या पहले कोई निकल रहा है और दूसरा उसके बाद अटैक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। साइमल्टेनियसली अटैक भी करेगा और ये निकलेगा भी एक ही स्टेप में, सिंगल स्टेप में। बायोमोलिक्यूलर है पर सिंगल स्टेप में। बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बनती है, एक पार्शियल बॉन्ड बनता है और यहां पे पार्शियल बॉन्ड रह जाता है ब्रोमीन के बीच में, ये आती है मेरी ट्रांजिशन स्टेट। इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट है बीच में, ठीक है, कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट है। और नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास CH3OH और Br नेगेटिव बाहर, मतलब एक ही स्टेप में ये रिएक्शन चलता है। OH जो न्यूक्लियोफाइल या OH कोई भी जो ग्रुप होगा जो न्यूक्लियोफाइल होगा साथ में अटैक करेगा और साथ में ही Br निकलेगा, साथ में हेलोजन निकलेगा और साथ में ही वो अटैक करेगा। एक सिंगल स्टेप का रिएक्शन है। ये तो इसका मैकेनिज्म था, ठीक है, यहां तक तो इसकी बात मैकेनिज्म की आ गई। अब हमें क्या चीजें पता है? SN2 मैकेनिज्म में क्या चीजें पता है? बायोमोलिक्यूलर होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी और RX की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। और ये सिंगल स्टेप में चलता है जिसमें बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? जो न्यूक्लियोफाइल है और जो हेलोजन है दोनों साथ में कार्बन के साथ एक पार्शियल बॉन्ड बना के शेयर करते हैं, उसके बाद लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। एक स्टेप में ये रिएक्शन जा रहा है। यहां तक बात होगी क्लियर, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात हमें समझ आ गई। अब इसकी थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत जरूरी है। एक बार आप समझ गए उस चीज को तो आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट पे, SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, पर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इसकी SN2 मैकेनिज्म की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल
एक्टिविटी, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है इसको समझने के लिए हमें सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है बच्चों? प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? सपोज ये लाइट है, जब लाइट एक डायरेक्शन में मूव कर रही है और उसकी जो वाइब्रेशन है सिर्फ एक डायरेक्शन में हो, जब उसकी वाइब्रेशन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में हो और जिस तरफ वो जा रही है, जिस तरफ वो जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करे, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, इधर इधर सब जगह वाइब्रेट नहीं कर रही है, इस तरफ जा रही है, ये इसकी डायरेक्शन है और जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। तो इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब सपोज एक लाइट है, उसको इस डायरेक्शन में जाना है तो इस तरह से वो वाइब्रेट होते हुए जा रही है, इस तरह से वो वाइब्रेट होते हुए जा रही है, तो इस लाइट को हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जा रही है, ऐसे अपने डायरेक्शन में जा रही है, अब उसको कोई सोल्यूशन से वो उसको पास किया गया, उसको किसी सोल्यूशन से पास किया गया, जैसे ये जा रही है उसको किसी सोल्यूशन से पास किया। अगर सोल्यूशन से पास होने के बाद, सोल्यूशन से निकलने के बाद जो उसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन है किसी तरफ चेंज हो जाए, किसी तरफ चेंज हो जाए, पहले तो वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, पहले तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, पर सोल्यूशन से पास होते ही अगर उसकी वाइब्रेशन डायरेक्शन चेंज हो जाए, किसी भी तरफ चेंज हो जाए और इस तरफ से डायरेक्शन में वो वाइब्रेट करना चलने लग जाए या इस तरफ से वाइब्रेट करना चल जाए, तो उस सोल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। मतलब अगर डेफिनेशन से आपकी बात करूं तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दे, उसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन को चेंज कर दे, उस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, यहां तक बात क्लियर आ गई कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से होते हैं? जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन, जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है उसको चेंज करने की कैपेसिटी रखते हो, या तो राइट में कर देंगे या लेफ्ट में कर देंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब दो ही कंडीशनें हैं, या तो वो लाइट को करेगा राइट में, उसकी वाइब्रेशन राइट डायरेक्शन में चेंज करेगा, राइट डायरेक्शन में चेंज करेगा, तो उन कंपाउंड को हम कह देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उन कंपाउंड को हम कह देते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और उसको प्लस के साइन से डोनेट करते हैं, ठीक है। और अगर सिमिलरली अगर वो जो लाइट की डायरेक्शन है, उस वाइब्रेशन है उसको लेफ्ट में चेंज कर दे, लेफ्ट में चेंज कर दे, तो उन कंपाउंड को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, इनको डोनेट करते हैं नेगेटिव साइन से। जहां तक बात होगी क्लियर, यहां तक हमें बात समझ आ गई कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन से हैं जो लाइट की वाइब्रेशन डायरेक्शन को चेंज कर दे। राइट में करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट में करेंगे तो लीवो रोटेटरी। और ये एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा एंगल कुछ भी हो सकता है, हर कंपाउंड का अलग अलग अल्फा एंगल होता है। जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनका अलग अलग एंगल होता है, कुछ का 10 डिग्री भी होता है, 20 होता है, 100 होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना इस चीज से मतलब है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो होगा वो राइट में रोटेट करेगा और लीवो रोटेटरी जो है वो लेफ्ट में रोटेट करेगा। इतनी बात क्लियर होगी, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी इस तरह से चेंज करेगा उसकी वाइब्रेशन की, ठीक है। यहां तक बात होगी क्लियर, ठीक है। अब ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उसकी पहली कंडीशन क्या होती है? सपोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, उस पे लगेंगे 4 ग्रुप। अगर सपोज मैं यहां पे ग्रुप लगा रहा हूं, ठीक है, उसकी पहली ही कंडीशन है कि जो चारों के चारों ग्रुप लगे होंगे कार्बन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब कार्बन होगा, कार्बन के अराउंड जो चारों ग्रुप लगे होंगे, कार्बन की वैलेंसी 4 ही है, अगर वो चारों के चारों डिफरेंट हैं, चारों के चारों डिफरेंट हैं, तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये बात हमें समझनी है। जो कार्बन के चारों ग्रुप लगे हैं वो अगर डिफरेंट होंगे तो ही वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और इस कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, जिसके चारों के चारों ग्रुप जो हैं वो अलग अलग लगे हों। अब जब कायरल कार्बन लगा होगा तो ये हमें पता है कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है, या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता नहीं, वो तो हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। और कितने एंगल से डेक्स्ट्रो है, कितने एंगल से लीवो है, वो हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा। पर ये इतना हमें जरूर पता है कि अगर एक कायरल कार्बन को, उस मॉलिक्यूल को देखने से हमें पता चल जाएगा कि उसमें कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिव तो वो होगा ही होगा। लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट करेगा ही करेगा, लेफ्ट में भी कर सकता है, राइट में भी कर सकता है, कहीं पे भी कर सकता है, ठीक है। अब सपोज मैं इसकी एक मिरर इमेज बनाऊं, मतलब इसको अगर मैं शीशे के सामने रखूं तो मेरे पास क्या आएगा? कार्बन, ये एक्स इस तरफ, डब्ल्यू, वाई और जेड, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है ये इसकी मिरर इमेज है। अब इसके, ये भी तो कायरल है, इसके भी तो चारों के चारों अलग है,
चारों के चारों अलग है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ यही है, इसके पास भी कार्य है, इसके पास भी कार्य है, डिफरेंस सिर्फ यही है, स्पेस में जो ग्रुप लगे हैं उनकी अरेंजमेंट अलग अलग है। देखिए इसमें एक्स क्या राइट साइड में लगा, इसमें एक्स क्या लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, जेड लेफ्ट में, इसके जेड राइट में है, तो स्पेस में इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी है, पर मिरर इमेज है और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनैंशियोमर्स, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो और कायरल कार्बन दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इनैंशियोमर्स। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब इस इनैंशियोमर्स की खास बात क्या होती है, इन इनैंशियोमर्स की खास बात क्या होती है कि सपोज अगर ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो है, तो ये डेफिनेटली ये लीवो होगा, ये डेफिनेटली लीवो होगा। अगर ये लीवो है तो ये डेफिनेटली डेक्स्ट्रो होगा। और एक चीज और खास बात है, जितने एंगल से ये सपोज 10 डिग्री से है तो ये भी 10 डिग्री से लीवो होगा। मतलब जितने डिग्री एंगल से ये लाइट को रोटेट करेगा, जितने डिग्री एंगल से ये लाइट को रोटेट करेगा किसी भी डायरेक्शन में, सपोज अगर डेक्स्ट्रो है राइट में 10 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, तो जो उसका मिरर इमेज होगी, जो उसका इनैंशियोमर होगा, वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट लीवो रोटेटरी हो जाएगा 10 डिग्री के एंगल पे, उतने ही डिग्री के एंगल पे और बिल्कुल ऑपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये इनकी खास बात होती है। तो इस खास बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है स्पेस में, इसकी वजह से टोटली इसमें इन्वर्जन आती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी में इन्वर्जन आती है, मतलब टोटली उल्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है। जो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी उसमें इन्वर्जन आती है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इन्वर्जन आती है। इन्वर्जन का मतलब जो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसके टोटली ऑपोजिट इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी दूसरे इनैंशियोमर की। ठीक है, यहां तक बेसिक बात हमें क्लियर। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे SN2 मैकेनिज्म में इन सब चीजों का क्या रोल होता है और जो इसकी एक्टिविटी है उस पर क्या रोल होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब तक तो बेसिक की बात हमने कर ली, स्टीरियोकेमिस्ट्री के थोड़े बेसिक हमने समझ लिए। अब उस बेसिक को समझते हुए SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या फर्क पड़ता है, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन जाएगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कंपाउंड की स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब मेरे पास है, हमें पता है एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी लगा XYZ कुछ भी हो सकते हैं, हमें मतलब नहीं है। ठीक है, अभी तो सिर्फ इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेस के हिसाब से रिएक्शन किस तरह से आता है उसको मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अब मैंने कहा है ये रिएक्शन जाता है सिंगल स्टेप में, जिसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है और लास्ट में एक ही स्टेप में हमें प्रोडक्ट मिलता है। मतलब ये अटैक भी सिमिलरली एक साथ करता है अटैक और लीव भी एक साथ करता है, या यहां से अटैक होगा और यहां से लीव होगा, एक सिंगल स्टेप में चलेगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बस। ठीक है, अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास ब्रोमीन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरे पास ब्रोमीन है, ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, ये 3 ग्रुप लगे हुए अलग अलग, ये 3 ग्रुप अलग अलग है, ये मेरे पास ब्रोमीन है। ठीक है, ये मेरे पास टेट्राहाइड्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब OH ग्रुप का यहां से हिट होना है, OH ग्रुप का जब यहां से हिट होना शुरू होगा, OH ग्रुप जब पास आएगा तो ये जो तीनों ग्रुप इस तरफ मुड़े हुए हैं, तीनों ग्रुप जो इस तरफ मुड़े हुए हैं, इनको क्या होगा, अब इनमें रिपल्जन होना शुरू होगी। तो ये क्या करेंगे, ये इस तरफ अलाइन होने की कोशिश करेंगे, रिपेल होंगे तो क्या होंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, हर जगह से दूर जाने की कोशिश करेंगे और एक प्लेन में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना इस तरफ जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इधर ब्रोमीन है, और इस तरफ नहीं जा सकते, यहां से अटैकिंग ग्रुप आ रहा है, तो ये इस तरह से लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट क्या आएगी, जैसे ही अटैकिंग ग्रुप इस पर अटैक करेगा, अटैकिंग ग्रुप इस पर अटैक करेगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये रहा अटैकिंग ग्रुप। ठीक है, अटैकिंग ग्रुप ने पार्शियल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, ये रहा मेरे पास ब्रोमीन, ये रहा मेरे पास ब्रोमीन, ब्रोमीन ने पार्शियल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, और अब ये जो मॉलिक्यूल थे ये अलाई कर रहे हैं इस तरह से, क्यों, यहां से रिपल्जन आ रही है, तो इसको मैं अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह से करूंगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं आपको, तो ये कुछ इस तरह से होंगे। ये मेरे पास Br है, ये मेरे पास Br है जो पार्शियल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये मेरे पास OH ग्रुप है, और ये 3 ग्रुप जो लगे हुए हैं इस तरह से, आगे Br लगा है, पीछे OH, और ये 3 ग्रुप जो लगे हुए, क्योंकि यहां इधर से भी रिपल्जन है, इधर से भी रिपल्जन है, तो ये एक प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारी आ गई ट्रांजिशन स्टेट, ये मेरे पास आ गई ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक मुझे बात होगी क्लियर। अब क्या होगा, पर अब इसके बाद क्या होगा, अब Br को निकलना है, Br मेरा निकल गया, Br मेरा निकल गया, तो क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल इस तरफ टिल्ट हो सकते हैं, तीनों के तीनों, अब ये इस तरफ टिल्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस तरफ कोई ग्रुप बचा नहीं है, इस तरफ कोई ग्रुप बचा नहीं है, यहां से तो रिपल्जन है, तो ये सारे के सारे तीनों क्या होंगे, पीछे की तरफ,
तो मेरे पास प्रोडक्ट किस तरह से आएगा, ये कार्बन है, ये मेरे पास OH है, तो मेरे पास प्रोडक्ट किस तरह से आएगा, इस तरह से। अब यहां से इस तरफ से OH ने अटैक किया, पहले ये ग्रुप धीरे धीरे इस तरफ गए और उसके बाद इस तरफ हो गए और ये इस तरह का हमारे पास ओरिएंटेशन आ गई प्रोडक्ट, ये मेरे पास आ गया प्रोडक्ट और Br नेगेटिव निकल गया बाहर। ठीक है, अब इसको अगर मैं समझाऊं, अगर इसको समझने की कोशिश करिएगा, ये इस तरह से था, Br यहां पे था, Br यहां था और ये 3 ग्रुप लगे हुए थे और प्रोडक्ट मेरा इस तरह से है, OH इस तरफ है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। ठीक है, अब अगर मैं इनमें सिमिलैरिटी की बात करूं, तो क्या सिमिलैरिटी हो सकती है। अगर सपोज देखिए, अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट को बीच में से हटा दूं, तो क्या होगा, एक ये ग्रुप है, ठीक है, और एक ये ग्रुप है। ठीक है, अगर यहां पे OH नहीं होता, Br होता, OH नहीं होता तो Br होता, तो ये क्या होते, एक दूसरे की टोटल मिरर इमेज से मतलब क्या होता, अगर ये डेक्स्ट्रो होता तो ये लीवो होता और ऑपोजिट उतने ही एंगल पे होता। अगर सपोज ये 30 डिग्री डेक्स्ट्रो है तो ये 30 डिग्री लीवो होता, 30 डिग्री डेक्स्ट्रो होता, 30 डिग्री लीवो होता। पर हमें प्रोडक्ट मिला है OH का, तो OH का जो प्रोडक्ट मिला है उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन जो है, उसकी भी जो स्पेस की अरेंजमेंट है वो इससे टोटली ऑपोजिट है। तो इससे हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो डेफिनेटली लीवो होगा, बस डिफरेंस ये होगा कि जो इनका एंगल है वो हमें एक्सपेरिमेंटली ही पता करना पड़ेगा। अगर ये 30 डिग्री डेक्स्ट्रो है तो ये लीवो तो होगा, पर यहाँ पे ब्रोमीन नहीं है, यहाँ पे OH है, तो ये लीवो तो होगा, पर जरूरी नहीं है 30 ही हो, ये 40 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात हमें क्लियर होगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या मतलब, हमें क्या चीज समझ आई कि जो SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री है, SN2 रिएक्शन की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देती है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देती है। मतलब जो हमारा रिएक्टेंट था उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी थी, अगर वो डेक्स्ट्रो होगी तो हमें प्रोडक्ट की लीवो मिलेगी, अगर इसकी लीवो है तो हमें डेक्स्ट्रो मिलेगी। एंगल अलग अलग हो सकता है क्योंकि Br की जगह OH लगा, हेलोजन की जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल लगेगा, पर कॉन्फ़िगरेशन मिरर इमेज वाली जो है उसी की टोटली ऑपोजिट वाली कॉन्फ़िगरेशन इसकी स्पेस में अरेंजमेंट है। यहां तक बात क्लियर। ठीक है, पर यहां पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो SN2 की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो जरूरी नहीं है हर टाइम ही हमें हर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है वो कंपाउंड ही, हैलाइड ही, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, वो बेशक जो मॉलिक्यूल है बेशक हमारे पास SN2 मैकेनिज्म से जा रहा हो। सपोज जैसे CH3Br है, जाएगा SN2 मैकेनिज्म से ही, पर 3 कार हाइड्रोजन लगे, सेम मॉलिक्यूल लगे, चारों के चारों मॉलिक्यूल जो है वो अलग अलग होने चाहिए। कायरलिटी सबसे जरूरी है। सपोज अगर मैं इसमें एग्जांपल से समझाऊं, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, अब इसका जो ये कार्बन है ये कायरल है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पे चारों के चारों अलग अलग हैं। जब ये SN2 से जाएगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी। कायरल कार्बन तो होना ही चाहिए। अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल सपोज CH3Br है तो उसमें तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये कायरल है ही नहीं, कायरल ही नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो पहले से नहीं है, तो इन्वर्जन कहां से देगा। उसको ऑप्टिकल एक्टिव होना भी तो जरूरी है, पहले कंडीशन ही ये है, इसलिए हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी पहले पढ़ी। कायरल कार्बन हमारे पास होना जरूरी है। यहां तक बात क्लियर। तो यहां से हमें क्या समझ आया कि SN2 मैकेनिज्म जब चलता है, अगर कोई कायरल कार्बन है और वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो जो से प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे मिलेगा। अगर यहाँ डेक्स्ट्रो होगा तो यहाँ लीवो आ जाएगा, यहाँ लीवो होगा तो वहाँ डेक्स्ट्रो बनेगा। ये बात क्लियर होगी, ये हमने समझी भी क्यों किस तरह से होगी। ठीक है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोडक्ट की बनती है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल मिरर इमेज टाइप वाली बनती है और टोटली ऑपोजिट होती है। ठीक है, यहाँ तक बात होगी हमारी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की खत्म। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह से चलता
चलता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर किस तरह से चलता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्काइल हैलाइड का किस तरह से होता है, SN2 मैकेनिज्म, कौन सी वाली हैलाइड प्रेफर करती है, कौन सी वाली नहीं करती है। चलिए तो अब इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में बात करें, अगर मैं इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, सपोज ये मेरे पास हैलाइड थी, ठीक है। अब मैंने कहा है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में चलता है, ये अटैक साइमल्टेनियसली होता है और जो लिविंग ग्रुप हैलोजन है वो निकलता भी एक के साथ निकलता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका अटैक करवाना है। अब जब न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा तो इसको यहाँ पे 3 ग्रुप दिख रहे हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं। अब जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे, जितने ज्यादा, सपोज अगर यहाँ पे हाइड्रोजन ही है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे ग्रुप है, तब तो इसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। पर जैसे ही सपोज हाइड्रोजन का CH3 एग्जांपल के तौर पे लगा दूं, CH3, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। एक CH3 और बढ़ा दूंगा तो और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। अगर तीनों पे CH3 लगा दूंगा तो और भी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, तो उसको अटैक करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। तो सबसे आसान इसको अटैक करना कब होगा, जब CH3X लगी हो, CH3X लो। तो हमारे पास मतलब क्या है, जब मिथाइल हैलाइड होगी वो सबसे ज्यादा इजीली SN2 मैकेनिज्म देगी। SN2 मैकेनिज्म सबसे इजीली कौन देगा, जो मिथाइल हैलाइड होगी। उसके बाद सपोज एक जगह पे लगी है तो प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो होती है SN2 में वो होती है टर्शरी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ तो मैंने CH3 का एग्जांपल ही हो सकता है, C2H5 हो या C3H7, तो और भी बल्कि ग्रुप, जितना बल्कि ग्रुप उसको स्टेरिक हिंड्रेंस देता जाएगा उतना न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल होता जाएगा। तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो हमारे पास इस तरह से आता है हैलाइड का। मिथाइल हैलाइड जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव SN2 मैकेनिज्म में जाती है टर्शरी हैलाइड। सबसे इजीली SN2 मैकेनिज्म देती है CH3X जो है वो सबसे इजीली हमारे पास SN2 मैकेनिज्म देती है, ठीक है। तो यहां तक तो बात होगी पूरी SN2 मैकेनिज्म की खत्म। अब आ जाते हैं अपने SN1 मैकेनिज्म के पूरे मैकेनिज्म पे। उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बात करते हैं और रीअरेंजमेंट में बात करते हैं। SN1 मैकेनिज्म हम बात कर रहे हैं SN1 मैकेनिज्म की, ठीक है। तो जैसे SN2 मैकेनिज्म था वैसे ही SN1 मैकेनिज्म में डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ 2 और 1 में डिफरेंस कहाँ है, सिर्फ 1 में। S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक और 1 हमारा मतलब यूनिमोलिक्यूलर, डिफरेंस है सिर्फ यूनिमोलिक्यूलर। इससे हमारा मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो यूनिमोलिक्यूलर, मतलब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, और वो एक मॉलिक्यूल कौन सा है, अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही इसका रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है। इसलिए हम इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन जैसे SN2 सिंगल स्टेप में चलता था, ये डबल स्टेप में जाता है। पहले स्टेप में जो स्लो स्टेप है, जो पहला स्टेप है RX से हमें मिलता है R पॉजिटिव और X नेगेटिव, और सेकंड स्टेप में R पॉजिटिव के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच होकर हमारे पास देता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वही है, पर रिएक्शन के जो प्रोसीड करने का मैकेनिज्म है वो अलग अलग है, दोनों में अलग अलग मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म से हम क्या समझे, यूनिमोलिक्यूलर है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ RX पर डिपेंड करेगी, क्योंकि जो स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो ये है। इसमें RX से R पॉजिटिव और X नेगेटिव बनता है, साइमल्टेनियसली अटैक नहीं होता। जैसे SN2 में सिंगल स्टेप में गया था, साइमल्टेनियसली अटैक नहीं होता है, पहले R पॉजिटिव बनता है, उसको R पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल से जुड़ के हमारा प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक खास बात है बच्चों, इसमें R पॉजिटिव बन रहा है। R पॉजिटिव से हमारा मतलब क्या है, कार्बोकैटायन। R पॉजिटिव से हमारा मतलब है कार्बोकैटायन। हमारे पास R पॉजिटिव से मतलब क्या है, कार्बोकैटायन। अब इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, इसकी और भी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी इस कार्बोकैटायन की बनने की वजह पे डिपेंड करती हैं, कार्बोकैटायन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। इसकी सारी की सारी मैकेनिज्म आगे जो प्रॉपर्टीज है वो सिर्फ इस कार्बोकैटायन के ऊपर ही डिपेंड करती है। कार्बोकैटायन की वजह से ही इसकी आगे चीजें डिफाइन होती हैं, ठीक है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो, चाहे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो या इसकी रीअरेंजमेंट हो, सारी की सारी कार्बोकैटायन की वजह से ही डिफाइन की जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक बात हमें SN1 की मैकेनिज्म की मेन बातें समझ आ गई। यूनिमोलिक्यूलर है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ RX की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और 2 स्टेप में रिएक्शन जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने SN2 की चलिए अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लेते हैं। SN1 मैकेनिज्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा था कि जो एल्काइल हैलाइड है, पहले स्टेप पे क्या होता है, पहले स्टेप पे हमारे पास बनती है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और हमें पता है कार्बोकैटायन की जो शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं किया, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनी है। अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, अब समझिएगा इस चीज को, ये न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है कार्बोकैटायन के ऊपर और हमारे पास प्रोडक्ट आना है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर।
वहां पे क्या था, SN2 में क्या था, ये वाली जगह ब्लॉक थी, ये वाली जगह ब्लॉक थी, वो सिर्फ बैक साइड से अटैक कर सकता था। न्यूक्लियोफाइल जो था सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से अटैक करता था और हमारे पास एक ही प्रोडक्ट मिलता था, ठीक है। पर यहां पे जब जो हैलोजन है वो निकल चुका है, हैलोजन निकल चुका है, फ्रंट से भी खाली है, बैक साइड से भी खाली है, तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, 50-50 दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, आधे यहां से भी अटैक कर सकते हैं, आधे यहां से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से अटैक कर सकते हैं तो हमारे पास क्या होगा, दोनों तरफ के प्रोडक्ट मिल सकते हैं, दोनों तरफ के मिल सकते हैं। अगर बैक साइड से अटैक किया, अगर बैक साइड से अटैक किया, बैक साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, यहां पे लगेगा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड पे, और मेरे पास आएगा इस तरह का प्रोडक्ट, मेरे पास आएगा इस तरह का प्रोडक्ट। और अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो क्या होगा, ये लगेगा न्यूक्लियोफाइल और मेरे पास आएगा इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह का प्रोडक्ट, ठीक है। अब दोनों तरह की पॉसिबिलिटी है, फिर आधे ये बनेंगे और आधे ये बनेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज, दोनों क्या है, मिरर इमेज। तो अगर सपोज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा, या अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा। यहां तक बात समझ आ रही है, इनैंशियोमर है, अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो लीवो रोटेटरी होगा, इक्वल। अब सेम है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, ये सेम मॉलिक्यूल है, तो जितनी डिग्री सपोज ये 10 डिग्री रोटेट करा डेक्स्ट्रो तो ये भी 10 डिग्री रोटेट करेगा लीवो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आधे मॉलिक्यूल जैसे अगर राइट में कर रहे हैं तो आधे मॉलिक्यूल लेफ्ट में करेंगे, और इक्वल जो नेट जो आएगा, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 आएगी, नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी जो आएगी 0 आएगी। क्यों, क्योंकि जितनों ने डेक्स्ट्रो किया होगा उतनों ने लीवो कर दिया, दोनों ने आपस में बैलेंस आउट कर दिया, जितने इतने गए थे उतने ही इस तरफ लेफ्ट में चले गए, तो दोनों ने आपस में क्या किया, नलिफाई कर दिया। बात समझ में आई आपके कि इसमें नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 आएगी। नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों 0 आएगी, बेशक चाहे वो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो, कायरल कार्बन हो दोनों के पास, पर जितने डेक्स्ट्रो कर रहे थे उतने ही लीवो कर रहे हैं, तो डेक्स्ट्रो और लीवो ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट जो है हमें 0 दिया, नेट हमें 0 दिया। जितना राइट में रोटेट हो रहे थे उतने ही लेफ्ट में रोटेट हुए, तो नेट टोटल 0 आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, इस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। मतलब ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड उसमें पड़े हो पर इनैंशियोमर उसमें पड़े हो, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हो पर इक्वल एंड ऑपोजिट कंसंट्रेशन में हो, इक्वल कंसंट्रेशन में हो, तो लाइट को दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, वाइब्रेशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, उसे नेट जो टोटल जो आएगा, नेट जो आएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों टोटली आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, आधा इतने इस तरफ करेगा, आधा इस तरफ करेगा, टोटल नेट 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो यहाँ हमें समझने की बात क्या है, SN1 में समझने की बात हमें क्या है कि जो सिंगल स्टेप जो SN1 रिएक्शन है वो यूनिमॉलिक्यूलर है, 2 स्टेप में चलता है, प्लस रेसिमिक मिक्सचर देता है। अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड SN1 मैकेनिज्म में जाए, अगर SN1 मैकेनिज्म में जाए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो वो हमें रेसिमिक मिक्सचर देता है। SN2 हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देता है। ये बात होगी हमारी क्लियर, ठीक है। अब इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात कर लेते हैं, प्लस इसके रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। अब अगर मैं SN1 रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑर्डर की अगर उसकी बात करूं तो वो किस तरह से चलती है, हमें पता है कि जो SN1 मैकेनिज्म है वो कार्बोकटायन से बनता है, कार्बोकटायन मैकेनिज्म से चलता है, उसमें जो एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो कार्बोकटायन बनता है। और हमें पता है कार्बोकटायन जब बन रहा है तो वो कोई SN1 मैकेनिज्म इतना इजीली कैसे जाएगा, जितना इजीली कार्बोकटायन बन सकता है, जितना इजीली कार्बोकटायन बनेगा उतना रिएक्शन वो फास्ट प्रोसीड होगा, उतना इजीली रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो जो कार्बोकटायन है तो हमें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हमें पता है, जो सबसे स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी कार्बोकटायन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकटायन, और सबसे कम स्टेबल होती है मिथाइल कार्बोकटायन, ठीक है। ये हमें पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकटायन का। तो कार्बोकटायन जितना इजीली बनेगी उतना इजीली वो रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म में जाएगा, उतना इजीली वो SN1 मैकेनिज्म में जाएगा। तो सिमिलरली RX की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी यही आएगा कि जो टर्शरी हैलाइड होगी, टर्शरी हैलाइड क्या देगी, टर्शरी कार्बोकटायन, सेकेंडरी हैलाइड क्या देगी, सेकेंडरी कार्बोकटायन, और प्राइमरी क्या देगी, प्राइमरी कार्बोकटायन। तो इस तरह से उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो भी इस तरह से चलता है। सबसे ज़्यादा टर्शरी हैलाइड होगी वो रिएक्टिव होगी SN1 मैकेनिज्म के लिए, और मिथाइल हैलाइड किसके लिए होती है, SN2 मैकेनिज्म में, SN2 मैकेनिज्म में। तो ये भी एक डिफरेंस है SN1 और SN2 के बीच में। यहां तक बात होगी क्लियर, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है रीअरेंजमेंट की, SN1 मैकेनिज्म में एक चीज और आती है रीअरेंजमेंट में, कि कभी कभार ऐसा होता है कि सपोज कोई मॉलिक्यूल है, मेरे पास ये हैलाइड है, ठीक है, होना वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होनी है।
सपोज ये SN1 मैकेनिज्म से जा रही है तो पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोकेटाइन की जनरेशन, X नेगेटिव बाहर निकलेगा और हमारे पास क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। कौन सी कार्बोकेटाइन बनेगी, ये वाली, देखिए हमारे पास बनेगी ये वाली कार्बोकेटाइन। अब ये वाली कार्बोकेटाइन हमारे पास बन चुकी है। ये वाली कार्बोकेटाइन कौन सी है, ये वाली है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। पर अब इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन बोलती है कि सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होती है टर्शरी। हमें पता है टर्शरी ज्यादा स्टेबल होती है सेकेंडरी में। अगर उस कार्बोकेटाइन को मौका मिले कि वो सेकेंडरी से कन्वर्ट हो जाए और स्टेबल टर्शरी में, तो वो क्यों नहीं कन्वर्ट होगी, जरूर कन्वर्ट होगी। वो कन्वर्ट अब इसमें कैसे बन सकती है, वो कैसे बन सकती है, अगर सपोज इन तीनों में से कोई भी CH3 ग्रुप, सपोज ये वाला CH3 ग्रुप है, इस कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके अगर शिफ्ट हो जाए, इसको हम कहते हैं मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। तो मेरे पास कौन सी कार्बोकेटाइन आ जाएगी, अब CH3 अगर उठ के यहां चला जाए, इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे चला जाए, तो मेरे पास क्या आएगा, कार्बन पास आ गई ये कार्बोकेटाइन, मेरे पास आ गई ये कार्बोकेटाइन। ये कौन सी है, टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन जो ज्यादा स्टेबल होती है। तो जब SN1 मैकेनिज्म से कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है और जो कार्बोकेटाइन बन रही है उसको मौका मिले हाइड्राइड शिफ्ट से या मिथाइल शिफ्ट से कि वो और स्टेबल कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो जाए, उसके और स्टेबल कार्बोकेटाइन वो बन जाए, तो वो रीअरेंजमेंट करती है, उसको रीअरेंजमेंट करती है। उसको कोई स्टेबिलिटी चाहिए, हर कोई चीज, कोई भी सिस्टम है वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, कोई भी सिस्टम है वो स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। तो ऐसे केसेस में SN1 में हमें रीअरेंजमेंट भी देखने को मिल जाती है। जब कोई कार्बोकेटाइन और स्टेबल बन सकती है तो और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनती है और उसके बाद उसके साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे लगेगा। तो X की जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे ना होके यहाँ इस वाले कार्बन पे होगी। तो इस तरह से SN1 में रीअरेंजमेंट भी होती है। SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होती क्योंकि वहाँ कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन जाता है, एकदम न्यूक्लियोफाइल हिट करेगा, Br निकलेगा, एक स्टेप में दोनों रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये था पूरा SN1 और SN2 का रिएक्शन। अब इनके डिफरेंस को, मोटे मोटे डिफरेंस को एक बार समराइज कर लेते हैं। इसका डिफरेंस दोनों रिएक्शनों में क्या क्या, उसको समराइज कर। मैं SN2 और SN1 मैकेनिज्म को डिफरेंस को समराइज कर दूं मोटे मोटे तौर पे, ये 5 डिफरेंस आते हैं दोनों में। SN2 मेरा बायोमोलिक्यूलर है, सिंगल स्टेप में चलता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, RX पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे। ये मेरा यूनिमोलिक्यूलर है और 2 स्टेप में रिएक्शन जाता है और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, इसमें सिंगल स्टेप में रिएक्शन जा रहा है। इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर कोई और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है रीअरेंजमेंट से तो बनता है। उसमें इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें रेसमिक मिक्सचर हमें मिलता है। और रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हैलाइड का आता है उसका सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो SN2 के लिए होता है वो मिथाइल हैलाइड होती है, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद टर्शरी। इसमें बिल्कुल इसके SN1 में बिल्कुल इसके उल्टा होता है। टर्शरी हैलाइड जो होती है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल हैलाइड। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होता है। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो कार्बोकेटाइन बनने की वजह से होता है, ठीक है। यहां तक बात हमारी क्लियर होगी। यहां तक आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा बच्चों। और अगर लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है और भी लेक्चर आपको इस तरह से मेरे देखने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मेरे